से यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा का ये सबसे दमदार प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में। और इस बार यूपी में नंबर गेम की बात करें तो नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सपा के खाते में 37 सीटें गई हैं। बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और 33 पर ही ठहर कर रह गई बीजेपी। कांग्रेस ने यूपी में 6 सीट जीती है, यानी कि 2019 में 1, इस बार 6, 5 प्लस कांग्रेस को या उन पर आगे भी है। जबकि बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया, खाता तक नहीं खुला। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आप बीजेपी का देख सकते हैं 33 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीट। सबसे बड़ा राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो नतीजों के मायने क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। लाल टोपी, साइकिल निशान, समाजवाद का नया पहलवान। इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव। जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? आज यूपी में हर जबान पर एक ही नाम है, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। लेकिन ये कहानी अकेले अखिलेश की नहीं है, बल्कि इस कहानी के किरदार में है सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस। हर दल इम्तिहान में हासिल नंबरों का मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से समीकरण रहे जिनकी वजह से यूपी में इतनी बड़ी उलटफेर हुई? हम इसी का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिशों में हमें याद आया अग्निवीर। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले अग्निवीर स्कीम पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी राहुल गांधी को पहले सेना में काम करने और फिर बयानबाजी करने की सलाह देती रही। अग्निवीर हो सकता है ना, वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं, वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है। और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको वो टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इस पर अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। मोदी सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत सेना के लिए युवा सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए करने का प्रावधान है।
विपक्ष अग्निवीर योजना को लगातार मुद्दा बना रहा है, जिसने युवाओं पर सीधे असर किया। नतीजे सामने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सपा ने लोकसभा चुनाव में 25 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पहले 1999 में सपा के 41 सांसद और 2004 में 36 सांसद जीते थे। यानी मुलायम युग के बाद अखिलेश की अपने दम पर यह सबसे बड़ी जीत कही जाए तो गलत नहीं होगा। भले ही उम्मीद के मुकाबले बीजेपी का उतना बेहतर प्रदर्शन ना रहा हो, लेकिन एक बात साफ है, इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड से कहीं ऊपर है। हालांकि बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे थे, जैसे बीजेपी अपने प्रत्याशियों के खिलाफ चल रही हवा को भांप नहीं पाई, अग्निवीर योजना से युवाओं में गलत संदेश, 400 पार का नारा पार्टी को उल्टा पड़ गया, बीएसपी पर बीजेपी के लिए बैटिंग के आरोप से नुकसान हुआ। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर रहे जो बीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर कर गए। देश का सबसे पुराना दल और सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में काबिज रही कांग्रेस की हालत यूपी में सेकंड हीरो जैसी थी। सपा के साथ उसे साइड रोल मिला और पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी के नतीजे बेहद उत्साहजनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद यूपी से कांग्रेस को यह सीट मिली। कांग्रेस के पक्ष में यूपी में कई फैक्टर काम कर गए। कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन करना सबसे फायदेमंद साबित हुआ। राहुल गांधी का रायबरेली लौटना भी बेहद सही फैसला साबित हुआ। इसके अलावा अमेठी में भी सिंपैथी फैक्टर पार्टी के पक्ष में काम कर गया। कांग्रेस को समाजवादियों के साथ मुस्लिम और दलित वोटर्स का साथ मिलना नतीजों में 4 चांद लगा गया। यूपी का चुनाव त्रिकोणीय कहा जा रहा था। एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया, तो दूसरी तरफ अपनी अलग चाल में चलता हाथी। आकाश आनंद के तेवर जनता को खूब पसंद आ रहे थे, लेकिन मायावती का अपने ही भतीजे को साइलेंट करना पार्टी के लिए किलर साबित हो गया। और तो और इसके कुछ साइड इफेक्ट बीजेपी को भी मिले। कुल मिलाकर बीएसपी लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एक भी सांसद से खाली हो गई। बहरहाल 2024 के चुनावी समर में हर किसी की ताकत पता चल गई। पता चल गया कि अब ही जनाधार किसका बचा है, किसका बढ़ा है और भविष्य की सियासत किस ओर करवट ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में बीजेपी को 2014 फिर 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 80 सीटों वाली यूपी में आधे से भी कम सीट रह गई बीजेपी के पास। इस नुकसान के कई फैक्टर हैं। इस रिपोर्ट में आपको वो तमाम फैक्टर एक एक कर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन नतीजों की उम्मीद की थी, वैसे नतीजे सामने नहीं आए हैं। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने से पिछड़ गई है। हालांकि एनडीए 272 के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कई सारे मुद्दे काम नहीं आए। यूपी में बीजेपी के नुकसान के कई कारण हैं। एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया। कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा नहीं भाप पाई बीजेपी। किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना का इम्पैक्ट। राहुल अखिलेश का ग्राउंड वर्क काम आया। बीएसपी का वोट बैंक नहीं साध पाई बीजेपी। डिफरेंट तरीके का चुनाव था और ये चुनाव 1 to 1 चुनाव हुआ है। इसमें जो तीसरी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, वो आइसोलेट दिखाई पड़ी है पूरी तरह से। और गठबंधन ने संयुक्त रूप से कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मिल करके जमीन पर भी काम किया और संविधान और आरक्षण बचाने का जो मुद्दा लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चली थी, उस पर कहीं ना कहीं मतदाताओं ने भरोसा किया कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये उनको एक इस तरह का मन में बैठा शंका पैदा हुई कि ये संविधान निश्चित तौर से बदल ना दें। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में भी
बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी। लेकिन पिछले दोनों चुनावों के मुकाबले बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ है। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी इस चुनाव में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सकी। निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने तो घुटने टेक दिए, क्योंकि कांग्रेस के हाथ के सहारे अखिलेश यादव की साइकिल ने बीजेपी की सारी प्लानिंग को बेअसर साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 400 और उत्तर प्रदेश में 80 का जो नारा दिया, विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने उसका भरपूर लाभ उठाया और ये संदेश देने की और परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें केंद्र में आ जाएंगी तो वो संविधान को बदल देंगे। तो उससे कहीं ना कहीं दलित समाज आहत हुआ और उसको ये लगा या उसके मन में ये घर कर गया कि हाँ, अगर 400 आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान बदल देगी। तो उससे नाराज हुए और वो वोट बैंक इंडिया गठबंधन को चला गया। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में एनडीए की आधी सीटें भी नहीं आ सकी। यूपी से आने वाले कई केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने सारे दांव लगाए थे, लेकिन एक बात तो साफ है कि नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है और राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एक समय तो ऐसा आया कि जब सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव जरा भी समझौते के मूड में नहीं दिखे। 17 सीटों की पेशकश पर जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अखिलेश ने एक एक कर बाकी बचे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दिया था। नौबत बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी गठबंधन टूटने पर आ गई थी, लेकिन अंतिम समय पर कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में उतरने को राजी हो गई। फिलहाल नतीजे सबके सामने हैं और अब सबके लिए मंथन का समय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी कैंडिडेट्स की हार के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई फैक्टर्स रहे। एक तरफ इंडिया गठबंधन अलायंस ने मजबूती से लड़ाई लड़ी तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता थे जिनके अहंकार भी उनको ले डूबे। और ऐसी कुछ स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कुंडा से शुरू हुई राजा और रंक की लड़ाई प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर आकर थमी। राजा भैया के एक इशारे ने पूरा खेल ही बदल दिया। दरअसल यहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया से पंगा ले लिया वो एनडीए को महंगा पड़ गया। दोनों के बीच क्या थी जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने सबको चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन जहां तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं इस चुनावी नतीजों ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ मंथन करने का विषय छोड़ा है। पिछले चुनाव में महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपी के चुनाव में कई सीटों पर कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का भी खासा असर देखने को मिला है और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को हुआ है, क्योंकि राजा वर्सेस रंग की जंग में राजा भैया को जो चैलेंज मिला था उसने नतीजों पर असर डाला है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। कुंडा में मिली इसी ललकार और उस पर पलटवार से ही राजा भैया ने अपने समर्थकों में ये संदेश दे दिया था कि उनका रुख क्या है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। जिस कुंडा में कभी राजा भैया का एक छत्र राज चलता था, जिस कुंडा में पंचायत हो या चुनाव फैसला बेती के किले से ही आता था, 24 के चुनावी चौसर में उसी कुंडा में नया खेल खेला गया। ये पहली बार था जब सियासी चौसर में राजा भैया को उन्हीं के गढ़ में चुनौती मिली थी। से पैदा नहीं होता,
ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। हमला अनुप्रिया पटेल की तरफ से पहले हुआ, ऐसे में राजा का पलटवार भी तय ही था। अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजा भैया ने जिस अंदाज में अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया, वो इशारा है कि सियासी जंग कुंडा के किले के बाहर निकल चुकी थी। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल का बयान उल्टा पड़ गया? राजा भैया की नाराजगी भारी पड़ गई? राजा भैया अपना संदेश देने में कामयाब रहे? दरअसल बीजेपी ने राजा भैया से समर्थन मांगा था, लेकिन प्रत्याशियों से 36 का आंकड़ा होने के चलते राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। लेकिन बाद में यूपी में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राजा भैया ने अघोषित तौर पर एसपी के समर्थन की बात स्वीकार कर ली थी। इसी के बाद बीजेपी और सहयोगी दल राजा भैया पर हमलावर हो गए थे। अनुप्रिया पटेल का बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। बात इतने पर ही नहीं रुकी, रामदास अठावले ने भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का समर्थन किया था। राजा भैया प्रतापगढ़ के है, रहने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और राजा भैया के बारे में मतलब खाली वोटिंग लेने से वो राजा नहीं बनता है। ये जो उन्होंने बताया ये बात सही है कि कुछ गुंडा लोग भी जो है उनको भी वोट मिलता है, वो तो मतलब लोगों को गुमराह करके उनको डरा कर वोट लेते हैं। ऐसे कई लोग चुनकर भी आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा वोट मिलने से वो राजा नहीं बनता है, नाम से राजा हो सकता है। राजा बनने के लिए मतलब बहुत सारा वोट लेना चाहिए, बहुत बड़ा सारा सत्ता में आना चाहिए। तो ऐसा जो अनुप्रिया पटेल जी ने बोला है वो तो सही है। अंजाम ये है कि अनुप्रिया वर्सेस राजा भैया की इस लड़ाई में एनडीए को नुकसान हुआ है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात बीएसपी की कर लेते हैं। कभी यूपी में शिखर पर रहने वाली बीएसपी आज शून्य पर है। 2019 के चुनाव में 10 सीट जीतने वाली बीएसपी इस बार ना तो लोकसभा में दिखाई देगी और ना ही राज्यसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी का पूरा वोट बैंक कहां शिफ्ट हो गया। क्या समाजवादी पार्टी की ओर दलितों का झुकाव बढ़ा है या फिर कांग्रेस को बीएसपी के अकेले लड़ने का फायदा मिला है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दो 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए,
बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इस हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ में थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ नहीं जा रही है। उनका ये फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। मुझे लगता है उनको अकेले इलेक्शन लड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और अपने मतभेदों को भुलाकर मंच साझा करके और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को जीत दिलाने में सहायता की। अगर यही काम बसपा की ओर से भी किया जाता तो ये संभव है कि उन्हें जो पिछले चुनाव में सफलता मिली थी उसे दोहराया जा सकता था। कभी मायावती के एक इशारे पर यूपी का 17% दलित वोट बैंक वोटिंग के लिए तत्पर रहता था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीएसपी के टिकट के लिए प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार तो मायावती पर टिकट को बेचने के लिए आरोप भी लगे थे, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी के कोर वोट बैंक को कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल इस बार के नतीजों से कुछ अलग ही हालात नजर आए। पार्टी की रणनीति एकदम बेअसर साबित हुई है। प्रत्याशियों के चयन में काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। प्रदेश की 14 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी ने प्रत्याशी तक बदल दिए हैं। मसलन जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी ये वो सीट थी जहां प्रत्याशियों को पहले हाथी पर बिठाया गया, फिर उतार दिया गया। कि जब उन्होंने आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद उन्होंने जो सीतापुर में जब भारतीय जनता पार्टी पर एक कमेंट किया, एक वो किया, तो उसके बाद जो है वो उनको वहाँ से हटा देना, उत्तराधिकारी का दायित्व छीन लेना, ये और दूसरा जो है जौनपुर में जिस ढंग से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया था, तो ये भी समझा जा रहा था कि धनंजय सिंह अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का प्रत्याशी वहाँ हार जाएगा दोनों की लड़ाई में और इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। जानकारों की माने तो मायावती को लगता था कि मुसलमान और दलित फिर से उनकी पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती वोटर्स का दिमाग पढ़ने में फेल हो गई और बीएसपी के नुकसान से एसपी को जबरदस्त फायदा हुआ। हाल ये है कि नतीजों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।